गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आज का जो डिस्कशन पॉइंट्स हैं आफ्टर लुकिंग एट यूट्यूब जो हमने पोल एक रन किया था और बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं टेलीग्राम पे या ट्विटर पे उन सबको कॉम्बिनेशन करके दो तीन चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक तो ये होगा कि जो ये क्वार्टरली वाले जो स्क्रीनर पे जो स्टॉक आए हैं उन स्टॉक में से मैं रैंडमली 5-6 स्टॉक उठाऊंगा जिनके बारे में हमने पहले फंडामेंटली बात नहीं करा होगा कहीं पे। उन स्टॉक को हम लोग देखेंगे फंडामेंटली कैसे हो, टेक्निकली नहीं जाते हैं क्योंकि टेक्निकली आपको पता है सेबी का रहता है, बट हाँ अगर प्रीवियसली कुछ दिखाना होगा तो हम देख लेंगे रिजल्ट के बाद कैसे रिएक्ट करा नहीं करा। एंड सेकेंड थिंग क्या है कि ओवरऑल मार्केट पे थोड़ी देर बात करेंगे 5-7 मिनट कि निफ्टी कैसा है और आने वाले टाइम में कैसे रह सकता है। और थर्ड थिंग हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, मान लो अगर आपको ये पता चल जाता है कि हमारे जो सारे सेक्टर, एक तो मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था कि अगर मान लो जो ट्रेंड लाइन वाला सॉफ्टवेयर था, वेबसाइट था, उसमें जाके हम देख लेते हैं कि ये जो है सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहे हैं कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। तो उन उस सेक्टर को जो आउट परफॉर्म कर रहा है और जो हमारे जो वॉच लिस्ट में जो स्टॉक हैं, वॉच लिस्ट में या स्क्रीनर में कह लो, वो जो स्टॉक हैं उन दोनों को मैपिंग कैसे करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें रहेगा बेसिकली। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जो स्क्रीनर स्टॉक्स हैं हमारे 28-29 जो भी स्टॉक्स हैं उनमें मैं 5-6 एग्जांपल उठाता हूँ और उसको हम वन बाय वन किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि उस पर सबसे ज़्यादा था कि फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बताओ, तो वो पहले हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद निफ्टी के बारे में, मार्केट के ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट कैसा होगा क्या नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोग जो है कि जो सेक्टर आउट परफॉर्म करता है और जो हमारे स्टॉक्स हैं उन दोनों को मैपिंग कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका है, उस पर बात करते हैं। तो टू स्टार्ट विद सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्क्रीनर पे। अगर हम स्क्रीनर पे जाते हैं तो ये मैंने कुछ स्टॉक जो हैं सिलेक्ट किए हैं फंडामेंटल एनालिसिस देखने के लिए। इनका एक सुप्रिया है, शायद मैंने इसके बारे में पहले फंडामेंटल कहीं बात नहीं करा है। थायरोकेयर कुछ लोगों का मैसेज है मेरे पास कि हमने लिया था, अब देखते हैं क्या है फंडामेंटली है या नहीं है। किंगफा और एक गैरवेयर हाईटेक है, एक फेम इंडस्ट्री है। सिक्का के बारे में कुछ लोगों ने मुझे पूछा है, 7-8 मैसेजेस हैं मेरे पास। और एक्शन कंस्ट्रक्शन। तो इनको देखते हैं कि फंडामेंटली वन बाय वन की किस तरीके से हमें इनको देखना चाहिए। उसमें शायद किसी एक में ना सीजनैलिटी है, तो सीजनैलिटी वाला जो आपका सवाल आता है वो इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम स्क्रीनर पे जाते हैं, सुप्रिया के बारे में बात करते हैं। सुप्रिया लाइफ साइंस, ये सारे पैरामीटर तो एज इट इज़ जैसे मैंने पहले बता रखा है वही है सारा कुछ, या तो ऊपर थोड़ा सा देख लिया करो। अगर आप यहीं पे ही अगर देखोगे शुरू में ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स जो है नेगेटिव है ना, तो हम डिटेल में जाके देखते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है किस तरीके से हम फॉलो करते हैं। अच्छा, जब तुम फंडामेंटल पे जाते हो ना, उससे पहले ना इसको मैक्स करके देख लिया करो। इससे क्या पता चलता है कि ओवरऑल जब तक ये डेटा है जिस स्क्रीनर पे अवेलेबल है वो ट्रेंडिंग में है या नहीं। अगर आप इसको देखोगे तो अगर मेरा मेरा परसेप्शन इसको देख के पूछोगे तो ये कप एंड हैंडल टाइप का ही बना रहा है ना। अगर आप देखोगे पूरा कप है, यहाँ पे एक छोटा सा तो नहीं, काफ़ी अच्छा हैंडल है यहाँ पे, है ना। तो इस तरह के पैटर्न अगर मिलते हैं तो थोड़ा सा टेक्निकली ठीक रहता है। तो और कोई अगर आपको मान लो दिखता है कि बिल्कुल 22 से लेके अभी तक पूरा फ्लैट पड़ा हुआ है या कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलता है। तो जब भी पहले स्टार्ट करते हो किसी स्टॉक को देखना, सबसे पहले मैक्स करके उसका ओवरऑल जो चार्ट है वो देख लिया करो। उसके बाद नीचे आते हैं हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। क्वार्टरली रिजल्ट्स में मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहला काम क्या होता है, हमें सेल्स देखना है कि सेल्स अगर आप देखोगे ये सारे क्वार्टरों के, तो ये जो मार्च क्वार्टर का है 184 है। तो जब भी आपको पुराने क्वार्टरों से सेल्स कम दिखता है ना, तो दो रीज़न हो सकते हैं। या तो सच में ही उस क्वार्टर में सेल्स कम है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि इसमें सीजनैलिटी हो। तो सीजनैलिटी आप देखो, दिसंबर में 186 था, मार्च में 184 है। तो क्या पहले वाले क्वार्टरों में, सेम क्वार्टरों में ऐसा होता था? अगर आप पिछले उसमें जाओगे तो दिसंबर वर्सेस मार्च देखो बढ़ा हुआ है ना। अगर इससे पहले भी जाओगे तो ये दिसंबर वर्सेस मार्च देखो, ये भी बढ़ा हुआ रहता है इनका सेल्स हमेशा। तो इस क्वार्टर में गिरा है तो इसका मतलब सेल्स ही ओवरऑल गिरा है, इसमें सीजनैलिटी नहीं है।
अगर अभी दिसंबर से मार्च इसमें भी गिरा हुआ होता, इस ईयर में भी गिरा हुआ होता, इस ईयर में भी गिरा हुआ होता, तब हम मानते हैं इसकी सीजनैलिटी है, बट इसमें सीजनैलिटी नहीं है। जो इसका सेल्स है ओवरऑल ही गिरा हुआ है। अब इसके बाद सेल्स कम है तो इसे वैसे आगे नहीं होना चाहिए, फिर आप मोटा मोटा फिर भी देख सकते हो, क्या पता कोई और अच्छी चीज़ हो। ओपीएम देखो ठीक ठाक रेंज में ही है, 39 ऐसे रहता था, 36 से 37 हुआ है। ये हमारा जो ओपीएम वाला क्राइटेरिया है वो तो फुलफिल हो रहा है एटलीस्ट। उसके बाद नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट हाईएस्ट होने का ये कैच है, आप लोग देखा करो थोड़ा डिटेल में। अब इसमें देखो टैक्स रेट क्या है, 25-26% का रहता है ना, 31-26, आगे जाके 20 भी कभी हुआ है। अगर इसमें देखते हो ना 21% है, ऑब्वियसली जब टैक्स रेट कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, है ना। तो अगर मान लो सेम 25% का ही टैक्स रेट होता और फिर नेट प्रॉफिट हाईएस्ट होता, तभी अच्छा माना जाता। बट ये सिर्फ टैक्स रेट की वजह से भी हो सकता है, तो इस तरह की चीज़ों को भी, ये आउटलायर हैं, इनको देखा करो। अब आप एनुअल पे आओ, एनुअल पे देखो तो सब अच्छा है इसमें। अब हाईएस्ट है सेल्स, ठीक है, मार्जिन 31 से 37 हो गया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अभी टैक्स का पंगा है यहाँ पे देखो, स्टिल अगर टैक्स वाला इम्पैक्ट 4% का और ले लो, 28 मान लो पिछले हुआ करता था, और 24 में 4% और ले लोगे, तब भी जो है नेट प्रॉफिट ज़्यादा ही है, हाईएस्ट ही है इसमें, है ना। तो इस तरीके से देखा। उसके बाद बैलेंस शीट पे आए, बोरोइंग्स पे आए, बोरोइंग्स 5 है कंपेयर टू सेल्स, बहुत कम है। अगर 600-700 करोड़ का सेल्स है एनुअल और 5 करोड़ का बोरोइंग है तो इट्स ओके। फिर उसके बाद नीचे आओ, कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है इसका। और फिर आओ एफ आई आई डी आई पे, इस पे देखो फ्लैट है प्रमोटर का, बहुत अच्छी बात है जब किसी का ऐसे फ्लैट रहना, वो बेच नहीं रहे हो। और इधर से क्या हुआ है, बढ़ा है, एफ आई आई की होल्डिंग बढ़ा है, इसका स्लाइटली कम हुआ है डी आई, विच इज़ ओके। और पब्लिक होल्डिंग में मोर और लेस फ्लैट है ना। तो अब ये जो क्या कहते हैं पब्लिक होल्डिंग है, उस पर भी क्वेश्चन आता है कि पब्लिक होल्डिंग कितना परसेंट होना चाहिए। कोई ऐसा सेट क्राइटेरिया नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, 30 होना चाहिए, 35 होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि पब्लिक होल्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, कि मान लो 20% इस केस में 25% हो जाए, तो वो नहीं होना चाहिए, वो ध्यान रखना है हमें, है ना। तो अगर मोटा मोटा अगर इसको देखोगे स्टॉक को, स्टॉक वैसे अच्छा है, कप एंड हैंडल पैटर्न है, और क्या कहते हैं एनुअली भी बहुत अच्छा है, डेट वगैरह सब कंट्रोल में है, एफ आई डी आई का भी सब हमने देख लिया, तो सब ठीक है। बस एक ही चीज़ का कंसर्न है इसमें, सेल्स का, सेल्स हाईएस्ट नहीं है। और दूसरा जो प्रॉफिट दिख रहा है क्वार्टरली वाले में, वो टैक्स रेट के इम्पैक्ट की वजह से हो सकता है। जब भी आपको ऐसा कुछ दिखता है तो थोड़ा डिटेल में जाके उसको पढ़ सकते हो। तो ये तो रहा सुप्रिया के बारे में। अब आ जाओ सेकंड वाले पे चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी करेंगे हम लोग। सेकंड वाले में सेकंड है हमारा, कौन सा था, थायरोकेयर। तो थायरोकेयर पे चलते हैं, THY, थायरोकेयर टेक्नोलॉजी, है ना। तो इस पे अगर आप देखो, सेम सेम तरीके से हम लोग एनालिसिस करेंगे। अब पहले इसको मैक्स करो, चार्ट को मैक्स करने के बाद जो है यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वैसे तो काफ़ी ऐसे बड़ा, फिर नीचे आया, फिर उसके बाद जो है यहाँ से यहाँ पे है। तो एक मोटा मोटा ये मतलब अगर ओवरऑल ट्रेंड को देखोगे तो 1400 के आसपास जो है जा सकता है ना। उसके बाद अगर उसके बाद अगर आप नीचे आओगे क्वार्टरली वाले पे, अब इस क्वार्टरली वाले पे देखो सेल्स हाईएस्ट है 187, ओपीएम भी 30% है, विच इज़ वेरी गुड। 25% हुआ करता था हिस्टोरिकली, 27-25 ऐसे। फिर देन ये अगर आप देखोगे टैक्स का परसेंटेज जो है 54% है ना। अब ये 54% का रीज़न की वजह से कम हुआ है नहीं हुआ है वो चेक करना पड़ेगा। तो इसको टैक्स को आप लोग नहीं देखते थे, अब आगे से देखना है इसको, है ना। तो अगर आप नेट प्रॉफिट देखो, अगर मान लो 54% का कुछ वन टाइम हो सकता है, को भी टैक्सेस में उनके कैलकुलेशन में हो सकता है, बट अगर मोटा मोटा इस पे 32% लेते हो तो जो आएगा ना वो एक्चुअली नेट प्रॉफिट होना चाहिए। अगर वो हाईएस्ट है तब उसको हम मान सकते हैं। तो अगर मेरे को बोलोगे, अगर मेरा व्यू है इसमें देखोगे तो सेल्स तो ठीक है, ओपीएम ठीक है, प्रॉफिट में कुछ गड़बड़ है, टैक्स पे डीप डाइव करना पड़ेगा। और फिर एनुअल आके देखो, एनुअल में भी सेल्स ठीक ठाक है, हाईएस्ट है, ओपीएम भी ठीक है,
नेट प्रॉफिट जो है अगर आप इस पे देखोगे, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल गलती से मिला है। अब देखो आगे जाके पहले जो है इसका अगर 21 22 में देखोगे तो 113 176 अराउंड हुआ करता था। अगर सेम टैक्स रेट यहाँ पे भी लगा दोगे ना तब भी 176 और 113 तो नहीं आएगा। और इसका रीज़न क्या है, ये मार्जिन का है ना, मार्जिन बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे हुआ करता था, आगे जाके कम हो गया, तो मे बी ये नया ट्रेंड है उस वाले बिजनेस में। तो अब नेट प्रॉफिट जो है इसकी वजह से जो मैं इसको तो नहीं रखूँगा अपने वॉच लिस्ट में, क्योंकि प्रीवियसली बहुत ज़्यादा हुआ करता था वो, जो कि नहीं है। और दूसरा यहाँ पे जो टैक्स का इशू है वो या तो डीप डाइव करने के बाद पता चल जाएगी किस रीजन की वजह से है। और अगर नहीं भी तुम्हें ज़्यादा जाके पढ़ना है तो इसमें अगर सिर्फ 32% के हिसाब से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर दो, अगर हाईएस्ट होगा तब वो ठीक है। अब ये इसकी वजह से ये मैं इसको वॉच लिस्ट में नहीं रखना पसंद करूँगा। वो बोरोइंग्स ठीक है इसका, और फिर कैश फ्लो पे आओ, पॉजिटिव है, और FII DI इनकी होल्डिंग्स भी अच्छा है, और ये भी ठीक है ना। अगर आप DI पे देखो पब्लिक भी ठीक है, कोई ना FII बेच रहे हैं ना DIA बेच रहे हैं, तो हो सकता है इस क्वार्टर में अच्छा ना हो, आगे जाके, बिकॉज इसका पैटर्न ठीक है। अगर आप ये देखो यहाँ अभी ब्रेकआउट अच्छा सक्सेसफुल शायद इसलिए नहीं होगा क्योंकि रिजल्ट्स में इतना दम नहीं है। अगर रिजल्ट बहुत अच्छा होता मे बी ब्रेकआउट होके प्रीवियस हाई तक जा सकता था, है ना। तो एक ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं किंगफा पे भी काफ़ी लोगों का है। किंगफा ये ना, हाँ। अब इस पे देखो, अगर यही दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स कम है, क्वार्टर ऑन जो प्रॉफिट ठीक है, बट सेल्स में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है। नीचे जाके देखते हैं इसको। पहले हमने मैक्स करा, देखा काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक है ये, अगर आप देखोगे काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक है, तो टेक्निकली साउंड है ये, मतलब अच्छा है। अब आओ क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे देखोगे अगर हाईएस्ट है ना, ग्रोथ भी अच्छा है, 470 हाईएस्ट है, ग्रोथ भी अच्छा है। ओपीएम देखो जिस रेंज में रहता है उसी रेंज में ये 13-14% के रेंज में, विच इज़ गुड। उसके बाद टैक्स का कुछ झोल है, जब भी इस पता नहीं जितने भी सारे क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं कुछ ना कुछ टैक्स का पंगा है, तो सब में थोड़ा सा टैक्स का आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। अगर ये टैक्स वाला इम्पैक्ट अब 23 लिया हुआ तब 42 है, तो पहले 25 में 39 37 ऐसे हुआ करता था, तो ये ऐसा कोई ड्रास्टिकली चीज़ नहीं है नेट प्रॉफिट में, तो इसीलिए मैं उसको कंसिडर नहीं करूँगा, है ना। कि बहुत अच्छा अगर नेट प्रॉफिट ग्रो करा होता प्रीवियस वाले ट्रेंड से, अगर बहुत कुछ होगा, 39 का 42 हुआ है, इसमें 25% था, इसमें 23% है ना। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट में कोई बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं है प्रीवियस ईयर्स का कंपेरिजन में, प्रीवियस क्वार्टर्स के, सॉरी। अब आप इस पे आओ, ईयरली पे बहुत अच्छा सेल्स है ना, और ओपीएम भी 13% है, नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट है, एनुअली इसका रिजल्ट अच्छा है। बोरोइंग्स ठीक है, 43 करोड़ का बोरोइंग कंपेयर टू सेल्स ऑफ 1745 करोड़, तो अच्छा, मतलब इतना कोई कंसर्न वाला पॉइंट नहीं है ये। उसके बाद आप आता हो नीचे, नीचे आए हम होल्डिंग्स पे देखते हैं, बहुत अच्छा होल्डिंग है, कुछ उन्होंने प्रमोटर वगैरह नहीं बेच रहे हैं इतने क्वार्टरों में। जो FIA की होल्डिंग है वो भी है, और पब्लिक का भी है, थोड़ा सा DI इन्होंने बाय करा। तो इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग्स, प्रमोटर FIA इज गुड कंपनी। इसमें हमने देखा कैश जो है पॉजिटिव है, ठीक है। एनुअल बोरोइंग्स भी ठीक हैं इसके, ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। एनुअल रिजल्ट्स भी ठीक है, सेल इन टर्म्स ऑफ सेल्स, OPM और नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखो। नेट प्रॉफिट देखो 153 है, विच इज़ द हाईएस्ट। एनुअली तो ठीक है, क्वार्टरली में थोड़ा सा डीप डाइव ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि क्वार्टरली में बहुत अच्छा मुझे नहीं लग रहा है, इस वजह से मेरे उसमें नहीं है, मतलब मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा। इसके बाद एक दो और लेते हैं कोई एग्जाम्पल, उसके बाद फेम सिक्का ले लेते हैं। सिक्का पे सवाल आ रहा था, और ये आजकल ट्विटर वुटर हर जगह पे इसके बारे में बातें होती हैं, तो इसको देख लो, है ना। अब ये सबसे पहला ही रीज़न है जिसकी वजह से ये मेरे लिस्ट में नहीं है, क्योंकि इसका अगर आप सेल्स देखोगे ना, वैसे ग्रोथ बहुत अच्छा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ देख लो, प्रॉफिट ग्रोथ देख लो, सब कुछ अच्छा है इसमें। अगर आप ऐसे मैक्स करके भी देखते हो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, देखो। अब इस लेवल पे लेना थोड़ा सा रिस्की तो है। अगर मान लो मई 25 से 1000 के रेंज में था, अब 14 मतलब 40-50% बढ़ गया, तो फिर थोड़ा सा इस लेवल पे लेना मुश्किल है। एक तो पहला मेरा ये कंसर्न है, क्योंकि बहुत ऊपर है। अगर आप देखोगे ना ऑल टाइम वाला मैक्स करके देखोगे
तो टेक्निकली काफ़ी ऊपर है। ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला मामला है, क्योंकि मतलब गड़बड़ इन द सेंस कि इस लेवल पे बाय करना। अगर ये ब्रेकआउट के आसपास 1000 के आसपास होता तो फिर भी तो ठीक है थोड़ा बहुत, बट इस रेंज पे नहीं जाना चाहिए, इतने ऊपर नहीं होना चाहिए। दूसरा जो मेरा एक कंसर्न है इसको लेके कि इसकी सेल्स देखो 45-46 करोड़ की कंपनी है, मतलब इसका अगर क्वार्टरली सेल्स देखोगे इस रेंज में है, तो मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ तो 100-150 करोड़ के ऊपर हो एटलीस्ट, है ना। 40 वैसे तो 3000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका, अगर आप देखोगे 3000 करोड़ का है इसमें, बट अगर आप ऐसे सेल्स देखो तो ये 46 करोड़ का है। सो मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ जो जिनका सेल्स क्वार्टरली सेल्स 100 करोड़ से नीचे हो, तो ये मेरा एक रीजन है। और ओपीएम में देखोगे अगर ना काफ़ी ज़्यादा वो रहता है इसमें ना मूवमेंट्स। अब ठीक है 3 क्वार्टर ठीक था, अब 17% हो गया, तो सेकंड कंसर्न मेरा ये है, अगर 20 से ये 19 हो जाता ना तब भी ठीक है, 1% गिर गया, बट अब 20 से लेके 17 हो जाता है ना, तब कंसर्न वाला पॉइंट है। एक मेरा ये ना रखने का एक ही रीजन है, जबकि बहुत अच्छा भागा है। देखो जिसको मैं ये बोलता हूँ कि मेरे उसमें वॉच लिस्ट में नहीं है या मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, तो इट डजेंट मीन कि वो भाग नहीं रहे और अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे, वो दे रहे हैं सारे कुछ, बट अपने क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहे, वही कंसर्न है इसमें, है ना। अदर इनकम, उसके बाद नेट प्रॉफिट देखो अब। अच्छा नेट प्रॉफिट में कोई ड्रास्टिक चेंज है नहीं अगर आप वैसे देखोगे ना, अब 7.14 से 7.91 हुआ है, मतलब वैसे तो बड़ा हुआ है, हाईएस्ट भी है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई ग्रोथ नहीं हुआ है ना। उसके बाद एनुअल देखो, एनुअल बहुत अच्छा दिख रहा है, 148 करोड़ हाईएस्ट, इससे 40% अराउंड बढ़ा हुआ है पिछले साल से। ओपीएम भी अच्छा है। इसका जो प्ले है जो मुझे लगता है, क्योंकि छोटी कंपनी है और 3000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, और दूसरा क्या है कि एनुअल बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो इसको लॉन्ग टर्म बेट के लिए लोग कंसिडर कर रहे हैं, इसी वजह से ज़्यादा हाइप बना हुआ है इस पर। टैक्स ठीक है, नेट प्रॉफिट ठीक है। उसके बाद बोरोइंग जीरो है, कोई कंसर्न वाला पॉइंट है नहीं, और कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, पिछले से थोड़ा कम है, इट्स ओके चलेगा, बस पॉजिटिव देख लिया करो पॉजिटिव है या नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग देखो नहीं बेच रहे हैं वो लोग, और एफआईआई जो है वो बढ़ा रहे हैं। एफआईआई की थोड़ा सा ना जो ड्यूरेशन होता है ना होल्डिंग का, वो लंबा होता है, वो एनुअल को ज़्यादा देख के लेते हैं। हमारा जो स्ट्रैटेजी है शॉर्ट टर्म वाला स्ट्रैटेजी है, हम क्वार्टरली देख के लेते हैं और क्वार्टरली से पहले निकल जाते हैं, है ना। और जो एफआईआई वगैरह होगा तो एनुअली देख के लेंगे ना, तो लॉन्ग टर्म बेट तो है ही है, बस क्वार्टरली थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, अदरवाइज इसी वजह से ही भाग रहा है, जो जो मेरा इंटरप्रिटेशन है। पब्लिक का भी ठीक है, तो होल्डिंग में भी कोई गड़बड़ नहीं है, तो वैसे ओवरऑल ठीक है, एनुअल ठीक है, होल्डिंग्स में ठीक, सब कुछ ठीक ठाक है, कैश फ्लो भी ठीक है, खाली क्वार्टरली में थोड़ा सा कंसर्न है। और दूसरा इसका जो सेल्स है 100 करोड़ से कम है, और तीसरा जो था इसके जो मार्जिन्स हैं वो स्टेबल नहीं है ना, 20 से 17 हो रहा है, अगर 19 इवन 18.5 की रेंज में होता तब भी उसको मैं कंसिडर कर सकते थे हम। ये हो गया, और एक कोई और एक स्टॉक ले लेते हैं, एक्शन कंस्ट्रक्शन। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मेरा फेवरेट स्टॉक हुआ करता था ये, एक्शन कंस्ट्रक्शन। इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं निफ्टी वगैरह पे, है ना। इस पे देखो बहुत अच्छा कुछ है नहीं इसमें क्वार्टरली में, बट वैसे देखोगे तो मतलब वाई ओ वाई नंबर्स अच्छे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे नहीं है। अब ये देखो, ये चार्ट मैक्स करने से पहले देखो, ये कोई ट्रेंडिंग स्टॉक नहीं है, है ना। अगर आप देखो जुलाई 24 से लेके अभी तक कोई ट्रेंडिंग थोड़ी है, ट्रेंड में ही नहीं है, तो वैसे ही ये मेरे उसमें नहीं रहेगा, मतलब मैं इस तरह के स्टॉक्स को अवॉइड करता हूँ। बट अगर आप मैक्स करके देखते हो तो ठीक है, ये काफ़ी अच्छा रन दिया। मैं इसलिए मेरे फेवरेट हुआ करता था कि मैं इस रेंज में हुआ करता था उस टाइम पे, जैसे ही थोड़ा सा रिजल्ट खराब आने लग गए तो मैं उसको नहीं रखता हूँ वॉच लिस्ट में। बट हाँ, अगर आप इससे पहले देख रहे थे 1 मंथ या 6 मंथ का देखते हो तो कुछ ऐसा ट्रेंड है नहीं इसमें ना, इस वजह से मैं इसको अवॉइड करता हूँ। अब आ जाओ क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, ठीक है हाईएस्ट है, ठीक है, पर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इससे इस कंपेयर टू ये ज़्यादा है नहीं। ओपीएम भी अच्छा है, और क्योंकि पहले पुराना देखोगे 13-14% हुआ करता था, अब 17% है, तो ठीक है। टैक्स वगैरह रेट ठीक है, हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट है, और एनुअल देखोगे ठीक है, ये हाईएस्ट है।
ओपीएम भी ठीक है, नीचे आओ, नेट प्रॉफिट भी ठीक है, हाईएस्ट है ना। फिर उसके बाद आ जाओ बोरोइंग्स में मिनिस्क्यूल है कंपेयर टू सेल्स, तो इसको इग्नोर करा जा सकता है। और कैश फ्लो भी ठीक है, और प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा कोई ऐसे गिरे नहीं है, पहले 66.76 हुआ था, 65 उसी रेंज में ही है। एफआईए भी अच्छा होल्ड कर रहे हैं, डीआई भी थोड़ा सा बेचे थे बीच में बट अभी फिर बढ़ा है इस क्वार्टर में, पब्लिक होल्डिंग ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि सब कुछ ठीक है इसमें, है ना, क्वार्टरली भी अच्छा है, एनुअल भी अच्छा है, टेक्निकली ठीक नहीं लग रहा मेरे को ये, इस वजह से मैं इसको कंसिडर नहीं करा है मैंने, यही एक रीज़न है। और ऐसा मुझे कुछ दिखा नहीं इसको लेके, क्योंकि मैंने पहले नहीं देखा था, पहले जब करा होगा तब मेरे को याद नहीं है एनालिसिस इसका, बट अदरवाइज ये ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको देखना है स्टॉक कि अगर क्वार्टरली किसी का बहुत अच्छा है और एनुअल भी अच्छा है, और उसके बाद क्या कहते हैं, होल्डिंग्स वगैरह भी अच्छा है, कैश फ्लो ठीक है, तो आपका वॉच लिस्ट स्टॉक है जितने पैरामीटर्स मैंने बता रखे हैं। और अगर क्वार्टरली नहीं है तो उसको हटा दिया, क्योंकि तुम तो शॉर्ट टर्म के लिए करते हो, 3-4 महीने 6 महीने के लिए, या 2-3 महीने के लिए करोगे। बट हाँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म प्ले करना है, कोई ऐसा स्टॉक आपको दिखता है कि जिसका एनुअल वगैरह, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप क्वार्टरली वाले रिजल्ट्स को इग्नोर कर सकते हो। लॉन्ग टर्म इन द सेंस 1-2 साल लेके बैठोगे उसको, है ना, जैसे एफआईआई डीआई जो बड़े प्लेयर्स जैसे लेके बैठते हैं उस तरह का अगर बैठते हो। बट अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो क्वार्टरली ही देखना है, क्वार्टरली अच्छा होगा बहुत तभी वो आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस एक तो ये हो गया स्टॉक के बारे में। अब मैं इसी का ही थोड़ा सा, अगर आप टेक्निकल देखोगे जिन जिन के बारे में हमने बात करा है, अब जैसे सुप्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। अब सुप्रिया मैं आगे का नहीं देख रहा हूँ, मैं यही देख रहा हूँ खाली। अब सुप्रिया का रिजल्ट जो है इस डेट पे आया है ना, ये कब है, ये है 27 मई को आया है इसका रिजल्ट। इसके बाद क्या हो रहा है देख रहे हो, कोई ट्रेंड है नहीं है ना, है ना, तो चार्ट्स पे भी दिख जाता है इसको लेके। आगे क्या हुआ होगा मैं आगे का नहीं देख रहा हूँ। अब थायरो केयर पे आओ, ये भी हमने डिस्कस किया। अब इसका रिजल्ट कब आया, यहाँ पे आया। अब वो रिजल्ट के साथ कंपेयर करो, अब देखो रिजल्ट, अब अगर रिजल्ट के बाद टेक्निकली ठीक लग रहा है, टेक्निकली अगर इसको और थोड़ा छोटा करके देखते हो वीकली वगैरह पे, तो अगर वीकली पे जाते हो, इस देखो ये वीकली कैंडल देखो, इसके बाद है ना, तो उसके ऊपर ही है ना, 10 के ऊपर है। अब डेली पे आओ, डेली पे देखोगे तो यहाँ रिजल्ट आया, इसके बाद जब भी रिट्रेसमेंट होती है ट्रेड बन सकता था इसमें, है ना, आप देख सकते थे। आगे का नहीं बता रहा हूँ, पुराना ही की बात कर रहे हैं हम लोग। किंगफा के बारे में बात करते थे, इस डेट पे रिजल्ट आया, कोई इसके बाद कोई ट्रेंड पे नहीं है स्टॉक, वो रिजल्ट्स में भी हमने देख लिया था क्या रीजन हो सकता है। एक इसको भी देख लो सिक्का का, अब रिजल्ट कब आया इसका, बहुत पहले आ गया था, 8 मई को आया रिजल्ट, है ना। उसके बाद अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंसोलिडेट कर रहा है और 10 के ऊपर है ये। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म बेट होता है, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म के लिए मान लो यहाँ रिजल्ट आया, आपने यहाँ ले लिया, तो थोड़ा बहुत भागा है, बट वो काफ़ी टाइम पीरियड तक एक जगह पे रहता है ना वो, तो फिर आप बोर हो जाओगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इस तरह का स्टॉक जो बहुत एनुअली बहुत अच्छे होते हैं, और प्रोमोटर होल्डिंग वगैरह बहुत अच्छा है, कैश फ्लोज अच्छे हैं, डेट कम है, तो उस तरह के लॉन्ग टर्म व्यू के लिए ना तब प्रॉफिटेबल है। बट ये काफ़ी आगे जाके भागा है ये, अब अगर यहाँ का रिजल्ट देखोगे तो 800-900 से तो काफ़ी ऊपर गया है ये, है ना, मतलब डबल ही हो गया एक तरीके से। अब इस तरह के स्टॉक को चेज करना है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो ध्यान से देखना है इसको, है ना। अब एक्शन कंस्ट्रक्शन देख लो, इसका रिजल्ट आया ये, अब उसके बाद देखो कैसे रिएक्ट कर रहा है ना। तो अब जरूरी नहीं है कि अगर किसी का बहुत अच्छा रिजल्ट आया और टेक्निकली बहुत अच्छा ही होगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि रिजल्ट अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो क्या कहते हैं वो भागेगा नहीं करके स्टॉक। अब जैसे सिक्का में क्या हो रहा है, भाग रहा है ना, अब रिजल्ट तो क्वार्टरली थोड़ा ठीक नहीं लग रहा मुझे, बट एक्चुअली भाग रहा है, ओपीएम गिर गया, उसका सेल्स वगैरह 60-70 करोड़ या जो भी है उस रेंज में है, बट वो भागा है अच्छा खासा। तो कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है कि आप फंडामेंटली भी देखा करो, साथ में टेक्निकली भी देखना है। अगर वो फंडामेंटल्स को चार्ट्स पे शो करता है स्टॉक आने वाले 10 दिन में आफ्टर रिजल्ट, तो वो ठीक स्टॉक माना जाएगा, है ना। तो ये हो गया स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस। थोड़ी देर बाद में क्वेश्चन लूंगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन है।
देखते हैं अभी, ठीक है। अब आ जाओ सेक्टर पे। तो मैंने क्या करा, मैं कैसे सेक्टर देखता हूँ ना, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको किसी को ठीक लगे तो आप देख सकते हो इसके। तो मेरे जो वॉच लिस्ट है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मेरे सारे इंडेक्स लगे हुए होते हैं, है ना। जो मोटा मोटा जिन इंडेक्सेस पे मैं ट्रेड करता हूँ, या जिन इंडेक्सेस से रिलेटेड मेरे स्टॉक्स होते हैं, तो ये मैं सारे लगा के रखता हूँ। और इसको मैं डेली नहीं देखता हूँ, ये मैं क्या करता हूँ, एवरी वीक जब फ्राइडे खत्म हो जाता है, फ्राइडे के बाद देखता हूँ, और वीकली कैंडल पे ही देखता हूँ मैं इसको, है ना। इसको डेली नहीं देखना है, ध्यान रखना। एक तरीका मैंने आपको बताया था कि इस पे जाके आप देख लिया करो ट्रेंड लाइन में कि कौन से सेक्टर जो है आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप ये देखोगे, फर्टिलाइजर है, बैंकिंग है, टेक्सटाइल है, इस तरह के करके, है ना, ये सारे सेक्टर हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं ना। ऑटोमोबाइल भी है, ठीक है। इस तरह ये सेक्टर जो है क्वार्टरली बेसिस पे आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जो ट्रेंड लाइन बता रहा है। बट आपको इससे क्या हेल्प होगा, कुछ हेल्प तो नहीं हो रहा है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक इस तरीके से एक्सेल सीट बना सकते हो, जैसे ये है। अब मैंने इसमें कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल है ये। मैंने कोड लिखे हुए हैं, जो 28 स्टॉक है ना वही हैं सारे, है ना, वही 28 स्टॉक्स हैं इसमें। और उसके बाद मैंने क्या करा, इनका टिकर नेम है, एनएससी कोड है, जिसका अवेलेबल है लिख दिया, नहीं लिखा, कंपनी नेम लिखा हुआ है मैंने, उनके आगे ना मैंने ये लिखा हुआ है कि कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं ये, है ना। उसके बाद एक टेबल क्रिएट किया है, जो ऑटो वाले हैं वो एक जगह पे हैं, कैपिटल गुड्स वाले एक जगह पे हैं, केमिकल, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल, फास्ट मूविंग, और फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, आईटी, ये सारे हैं मेरे पास, है ना। तो अगर आप मोटा मोटा आप देखोगे इसको, तो कौन से सेक्टर के ज़्यादा जो है इस वाले हमारे स्क्रीनर पे हैं, एक कैपिटल गुड्स का है, और दूसरा किसका है, ऑटोमोबाइल का है। तो 4 और ये नॉन, मतलब 13-14 स्टॉक जो है तो मेरा क्या रहेगा, मेरा फोकस इन दोनों सेक्टर पे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। बट फिर मैं क्या करता हूं, अब इसमें ट्रेंड लाइन में आके देखा कि हाँ चलो ठीक है, इन सेक्टर में मेरा मैच वाला सेक्टर अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उन स्टॉकों पे नहीं ट्रेड करूंगा। दूसरा क्या है कि मैं अब जब इसमें ऐड किया होता ना, जैसे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वीकेंड वाली, तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, निफ्टी को देखूंगा। अब निफ्टी का क्या है, जो मेरा व्यू है आगे को लेके, ये जो लाइन है ना, प्रीवियस हाई वाली लाइन है, और देखो सारे ये में एक दूसरे के ऊपर हैं, और 10 के ऊपर है, अभी 10 के ऊपर वीकली वाला ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो मेरा जो व्यू है अभी इसको लेके कि प्रीवियस हाई तक जाना चाहिए, पर जरूरी नहीं कि हमेशा जाना ही चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे आता है नीचे, फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ किसी भी रीजन से फिर ऊपर जाता है। तो मैं 4 से 5% की मूवमेंट और देख रहा हूँ, और हो सकता है नहीं भी हो, और क्या पता है यहाँ पे कंसोलिडेट और ज़्यादा करने लग जाए, क्योंकि इसको ना ब्रेक कर रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है। एक बार क्लोज दिया, फिर यहाँ पे क्लोज दिया, फिर एक बार क्लोज दिया, नीचे आता है तो फिर इसको ऊपर क्लोज देता है। तो मेरा जो आने वाले 2-3 वीक्स का व्यू है निफ्टी को लेके, मार्केट को ओवरऑल लेके, वो पॉजिटिव है, अनटिल एंड अनलेस यहाँ तक नहीं पहुंच जाए, इस वाले रेंज तक 4-5% की मूवमेंट तक नहीं लेते हैं। बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना। बट हाँ, ये ठीक लग रहा है। मैं वीकली कैसे कर रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ, आप लोग भी चाहो तो ऐसा कर सकते हो। अब ये देखो प्रीवियस हाई पे ट्रेड कर रहा है, 10 के ऊपर है, ठीक ठाक है। अब ये दोनों के बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। अब ये सारे जो मैंने इंडेक्सेस लगा रखे ना, तो मैं क्या करता हूँ, वीकली पे ना एक एक करके जाके देखता हूँ, इस पर कुछ ट्रेंड है नहीं है, तो मैं इस पर कुछ नहीं करूँगा। अब इसमें देखा मैंने, फार्मा में भी कुछ ट्रेंड नहीं लग रहा मुझे, रियल्टी में थोड़ा सा ठीक था, क्योंकि मैं इसी इसी को ही देख के, जब मैं स्टॉक रियल्टी सेक्टर के बारे में बात कर रहा था, इसी को देख के मैं बात कर रहा था। अब नीचे आता है यहाँ पे कहीं अगर बाइंग वाइंग बनेगा तो अलग जाएगा, बट अभी के लिए नहीं है, क्योंकि ये में से काफ़ी ऊपर हैं ये लोग। फाइनेंस, ऐसे करके मैं एक एक करके सबको देख रहा हूँ। फिर मैंने जब अपना ये देखा इसको, मेरा जो लिस्ट है मैं देख रहा हूँ ऑटोमोबाइल और कैपिटल गुड्स का क्या सीन है। तो जब मैं दोनों को देख रहा था, तो मुझे ना ऑटो, अगर आप ऑटो का इंडेक्स देखोगे, CNX ऑटो का, ये वीकली वाला कैंडल है, तो ये अच्छी जगह पे है, ये है ना। सारे ये में एक दूसरे के ऊपर है, और ये ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑटो सेक्टर वैसे हमें ट्रेंड लाइन में भी दिखा रहा है कि आउट परफॉर्म कर रहा है, और हमें EMA पे भी दिख रहा है कि ठीक लेवल पे है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, अपना जो आपने सीट बना रखा होगा, जिसके आगे आपने ये सब लिखे होंगे सेक्टर वगैरह में, तो उनको देखोगे। अब ये जो सारे स्टॉक हैं, अब मुझे पता चल गया, मतलब पता चल गया इन द सेंस कि ट्रेंड लाइन भी यही कह रहा है कि ऑटो में है स्ट्रेंथ, और टेक्निकली मैं देख रहा हूँ कि टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है। फिर मैं अपने सीट पे आ रहा हूँ, फिर मैं देख रहा हूँ कि अच्छा मेरे पास ऑटोमोबाइल के कौन से स्टॉक है, मैंने देखा ये 5 स्टॉक हैं, ठीक है। अब ये परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, अब वो आप समझ जाओ, है ना। तब ये अब
इनको फिर आपको क्या करना है कि अगर आपको पता है कि इनमें से ना फेम इंडस्ट्रीज का अच्छा रिजल्ट नहीं है, या फोर्स का अच्छा रिजल्ट है, या बैंकों का अच्छा रिजल्ट है, तो इनको क्या करोगे फिर आप सिलेक्ट करके रखोगे। इनमें से मुझे एक कोई अच्छा लगता था, उसका फिर मैं टेक्निकल सेटअप देख के एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा था, वैसे देख रहे हो रिलेटिव स्ट्रेंथ, आप इसमें चले गए, इससे क्या पता चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है ना। अब सारे ही दिख रहे हैं, कितने सारे हैं, तो इस पे क्या कर सकते हो, है ना। इससे फिर आप इस पे आओ, सेक्टर पे ऐसे देखो वीकली लेवल पे कि क्या चल रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा अच्छा मेरे स्क्रीनर पे इस तरह के स्टॉक हैं क्या, मैंने देखा जाके 4-5 हैं उसमें, तो फिर उसको हम कॉम्बिनेशन को हम जो है ट्रेड कर सकते हैं। तो दो सेक्टर जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, मैं वीकली जाने के बाद थोड़ा सा इधर उधर पढ़ने के बाद, आईटी और ऑटो। ऑटो तो मैंने आपको बता दिया, और आईटी में जो है अगर आप ये देखोगे पूरा ये में सारे स्क्वीज हो रहे हैं, बट यहाँ 10 अभी ऊपर नहीं आया है, थोड़ा सा हल्का सा रिस्क है, बट अदरवाइज सबके ऊपर ट्रेड कर रहा है। 2 कैंडल पॉजिटिव है वीकली बेसिस पे, ये इससे रिलेटेड स्टॉक देख सकते हैं। अब हमारे लिस्ट में है क्या आईटी से रिलेटेड स्टॉक, एक या दो हैं शायद। अगर आप इस पे आते हो, हाँ एक ये सिग्निटेक है, सिग्निटी टेक्नोलॉजी है, तो इसको देख सकते हो। अगर टेक्निकली सेटअप अच्छा लग रहा है तो आप उस पर कर सकते हो। तो ये बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच है, आपने पहले सिलेक्ट कर लिया। अच्छा अगर मैं मेरी वॉच लिस्ट होती तो मैं इतने सारे 28 स्टॉक तो मैं हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे। तुम्हें जो अच्छा लग रहा होगा ना कि हाँ भी इसके फंडामेंटल मेरा अच्छा, मुझे अच्छा लगा, ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो आप उसको पहले मार्क करके रख दो कि ये इनमें से ऑटोमोबाइल में अगर कभी मेरे को ट्रेड करना होगा तो मैं इसमें करूंगा। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एवरीथिंग, तो आपको पता चला ऑटोमोबाइल है तो बैंको प्रोडक्ट में आके आप देख लो। अगर क्यों, क्योंकि आपने ये सोचा हुआ है कि बैंकों के रिजल्ट अच्छे हैं करके, है ना। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन करके देखा करो आप। ये दोनों चीजें थी, और मैं थोड़ा सा अब इसके बाद क्वेश्चन लूंगा। और कुछ था क्या? नेक्स्ट स्टेप तो यही था। एक तो आप इंडेक्स ट्रैक करना स्टार्ट कर दो, और इसमें मैंने आपको एग्जांपल्स भी बता दिए। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उससे रिलेटेड कुछ होगा सवाल तो ले लेंगे, ठीक है। ओके, नए क्वेश्चंस हैं। 23 पीपल हैज ज्वाइंड। क्वेश्चन कितने हैं? गुड मॉर्निंग ऑल, सारे वही हैं। जय जगन्नाथ। लॉट ऑफ टेलीग्राम चैनल ब्लॉग्ड अदर। हाँ, टेलीग्राम चैनल के बारे में आप लोगों को पहले ही बताया था मैंने कि कोई एक है जो मैंने इतने कंप्लेन करने के बाद भी ना उसका चैनल बंद नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसमें, है ना। तो इसी वजह से थोड़ा सा अवॉइड करा करो कि टेलीग्राम चैनल में अगर देखते भी हो ना, तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि टेलीग्राम से किसी और से जाएंगे। मैं तो व्हाट्सएप में थोड़ा सा पता नहीं किस तरीके से क्या करते हैं, बिकॉज मैं नहीं चाहता टू मैनी ऑफ क्वेश्चंस हों, सब लोग एक दूसरे से डिस्ट्रैक्शन में रहे। वन साइडेड कम्युनिकेशन होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि उसमें ये होना चाहिए कि आपको जो मतलब फालतू फालतू सवाल ना हो, पर्टिकुलर चीज़ें हों जो पूछ सकते हो और जो जिनके बारे में बता सकता हूँ। तो टेलीग्राम अभी तक तो ठीक है, मैं सिर्फ ये जो स्कैम वैम हो रहे हैं ना उसकी वजह से ही मैं कर रहा हूँ। आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, अगर व्हाट्सएप पे ऐसा हो जाता है, उसमें कुछ लिमिटेशन है शायद 1000 का या ऐसा कुछ, अगर वो हम मैनेज कर लेते हैं तो फिर हम उसमें कर सकते हैं, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा सबको। उसके बाद लॉट ऑफ हो गया बैंकों के बारे में मैंने बता दिया। विजय वी सारंग, एक बार देख लेना बैंकों को। टेक्निकली वो थोड़ा सा बहुत ऊपर है, अदरवाइज फंडामेंटल अच्छा है। आप थोड़ा सा देख के लेना है, एनालिसिस करके, मेरे बोलने पे नहीं लेना है, ये ध्यान रखा करो। माय मेनी स्टॉक शोइंग ब्रेकआउट फेलियर एट आर दीज वरिंग। बिल्कुल, देखो ब्रेकआउट में मैं क्यों बोलता हूँ निकल जाने के लिए, मेरा स्ट्रेटेजी क्या है, तो मैं नीचे लेता हूँ और ब्रेकआउट पे निकल जाता हूँ। ब्रेकआउट का ना बड़ा मुश्किल है पकड़ना कि ब्रेकआउट सच वाला ब्रेकआउट है या फेक है, वो आप नहीं पता कर सकते हो। तो अब वो ब्रेकआउट होने दो उसको, 10 दिन 5 दिन ट्रेड करने दो, सीधा जा ही नहीं सकता वो, है ना। 10 दिन ट्रेड करेगा, नीचे आएगा, तब रिट्रेसमेंट पे ले लो। ब्रेकआउट पे क्यों लेना है आपको, है ना। तो इसीलिए मैं ब्रेकआउट पे निकलता हूं। तुम ब्रेकआउट पे तुम एंटर करने लग जाते हो, वो नहीं करना। अब देखो एक चले गया, वो क्यू पावर करेगा, सब में थोड़ी हो सकता है ना ऐसे। तूफान मैंने जवाब दिया आपको,
ठीक है। और पकौड़ा के बारे में कुछ बताइए। पकौड़ा पूर्णिमा पहले भी बता रखा है मैंने, मुझे रिजल्ट्स को इतने खास नहीं लगे। आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जिस तरीके से मैंने आज देखा, आपको बताया किस तरीके से रिजल्ट देखते हैं, वो आप उसी तरीके से देखो। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं सारे, तो प्लीज़ अवॉइड, है ना। आयरो केयर में प्लेस ज़्यादा है सर, बिल्कुल है। रणजीत कुंदू, सही पकड़ा है आपने। और उसके बाद एंट्री के लिए करंट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर किसको देखना है? एंट्री के लिए कर्मा जमातिया, एंट्री एंट्री या जो भी है ना, सिर्फ करंट क्वार्टर की चीज़ें देखना है। प्रीवियसली क्या हुआ था वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मायने नहीं रखता है ना। पिछले क्वार्टर में बहुत अच्छा रिजल्ट था, इस क्वार्टर में नहीं है, तो वो उसमें ट्रेड नहीं करना अगर आप शॉर्ट टर्म कर रहे हो। अगर आप लॉन्ग टर्म कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए एनुअल देख के कर लिया करो, है ना। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था ना, इंडोटेक का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा था लास्ट क्वार्टर में, पूरा मेरा बेबी था वो, है ना, फेवरेट था। अब इस क्वार्टर में नहीं है तो नहीं है वो। अगर मैं पिछले क्वार्टर के देख के ट्रेड करूंगा तो पिछले क्वार्टर तो अच्छा रिजल्ट था ना, इस बार भी उसको ट्रेड करना चाहिए था, तो नहीं कर रहे, है ना। पिछले क्वार्टर नहीं, इसी क्वार्टर का देखना है। कर्मा जमातिया, सिक्का 743 में बाय 90% ऑफ होने के बाद मेरा प्रिंसिपल उठा लिया। वाह, वेरी गुड राणाजीत कुंडू, रिस्क लिया है आपने वैसे। चितरंजन माधवी, हेलो सर, क्वार्टरली पोर्टफोलियो बनाने के लिए तो आज हम शॉर्ट रखेंगे, मैक्सिमम 5 मिनट्स, है ना, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो हो जाए ना, मैं अगर एडिट करने के लिए बैठता हूँ तब भी नहीं हो पाता मेरे से। मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। चितरंजन माधवी, क्वार्टरली पोर्टफोलियो बनाने के लिए स्क्रीनर पे स्टॉक जैसे आते हैं वैसे बाय करते जाना है या पूरा रिजल्ट सीजन खत्म होने? हाँ, जैसे रिजल्ट आते रहेंगे। चितरंजन माधवी, रिजल्ट अच्छा है, तुमको अच्छा लगा, तुमने उसको वॉच लिस्ट में रखा, टेक्निकली ठीक सेटअप पे है, तब आप ले सकते हो। 4 टेक्निकल्स जो बता रखे हैं उन्हीं को यूज करके ले सकते हो, है ना। सिक्का बेच क्या रही है ये भी, हाँ वो तो अलग बात है, थोड़ा डिटेल में देख लिया करो। शोएब सिद्दीकी, सर माय क्वेश्चन इज, अभी क्वार्टर खत्म होने वाला है और नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आने भी बहुत टाइम है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल रिजल्ट ज़्यादा नहीं डिक्लेयर हो, जल्दी नहीं डिक्लेयर होते, तो बीच बीच में टाइम पे क्या करें? एसएल करके नाम है, देखो अभी भी जो स्टॉक है ना तुम्हारे वॉच लिस्ट में, सब मौके देंगे जब तक रिजल्ट आने से पहले, खाली तो नहीं हो सकते हो कभी अगर आप ढंग से उसको ट्रैक कर रहे हो। नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट से पहले निकलना भी है ना, स्ट्रैटेजी सबको याद रहना चाहिए कि जिन स्टॉकों में ट्रेड कर रहे हो क्वार्टरली बेसिस पे, उसके रिजल्ट आने से पहले उसको निकलना है ना, प्यार मोहब्बत में लेके मत बैठना उसको। एस एल यू शुड वॉच सर पॉडकास्ट, ही एक्सप्लेन्स वेल। हाँ तूफान जी, थैंक यू। क्या सवाल था मैं कुछ, हाँ मैंने बता दिया एस एल आपको, ठीक है। कोई स्टॉक को, अपराजिता मोइत्रा, कोई स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में किस वक्त बाय करें, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक फर्स्ट 30 मिनट में ही बहुत अच्छा, मैं इसमें बताता हूँ, बहुत बड़ा अच्छा सवाल है ये, अपराजिता मोइत्रा। अब उसी दिन जरूरी नहीं है कि तुम्हें आज लेना है और सुबह 9:30 बजे या 9:20 पे तुम ऑर्डर लगा दो, कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। क्या होगा, 2-3% मिस हो जाएगा ना। या तो थोड़ा सेटल होने दे करो, 1-2 घंटे सुबह गए, 1-2 घंटे सेटल हो गया, क्योंकि 11 बजे के बाद ना फ्लैट रहते हैं मार्केट 2:30 तक, तो उसके बीच में ले लो। और अगर तब भी अगर आप बिजी हो, जॉब करते हो, कुछ करते हो, तो 3 के अराउंड लेना है तुमको, है ना। सुबह वाला जो टाइम है ना, उसको मत छेड़ा करो, ओपनिंग के 1 घंटे तक, उसमें उसमें नहीं आप फंस सकते हो। कभी कभी क्या होता है, ऊपर जाएगा बिल्कुल, फिर नीचे आने लगते हैं। ये हो गया। एस एल वेन स्टॉक रिट्रेस टू 10 AM आफ्टर मेकिंग हाई बट ओनली वॉच लिस्ट स्टॉक, तूफान, ठीक है। एस एल वही है, देखो अगर आप 10 EMA के ऊपर रह रहा है, रिट्रेसमेंट पे आपने लिया है, तो एस एल क्या होगा, 10 EMA के काटने पे, है ना, काटेगा तब आप एग्जिट कर लेना। बैंको रिटेस्ट एंट्री लेवल, विजय भी, मैं वो बता नहीं पाऊंगा कि एंट्री करना है नहीं करना है, आपको देखना पड़ेगा, है ना।
ट्रेडिंग जर्नल प्लीज योगेश पंत। ट्रेडिंग जर्नल पे ना मैं बात करूँगा, किसी उसमें करेंगे। आज थोड़ा टॉपिक ज़्यादा थे टाइम कम के हिसाब से, इसलिए इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट कभी करेंगे। ट्रेडिंग जर्नल, हाँ मैं जब अपना बुक पब्लिश करूँगा तो साथ में एक ट्रेडिंग जर्नल की बुकलेट जो है वो भी पब्लिश कर रहे हैं, ताकि इजी टू, और दैट विल बी रिलेटेड टू माई स्ट्रैटेजी। जो जर्नल होगा, कौन से वॉच लिस्ट स्टॉक हैं, कैसे लेना है, कौन से उस तरह का होगा, वो देख लेंगे उस टाइम पे, बट हम इसके बारे में बात करता हूँ। अब थोड़े से ही रह गए सवाल। मैं सर इंट्राडे कर सकते हैं क्या? कुकुवित निकिता, बिल्कुल इंट्राडे से दूर रहो। सारा कुछ ये इतना सारा समझने के बाद ना 15-16 साल में इंट्राडे में अगर कोई कमा पाता है, पता नहीं कैसे, मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, है ना। प्लीज़ अवॉइड इंट्राडे, और इन स्टॉकों में तो खासकर। ये हल्का पोजिशनल है तभी आप कमा पाते हो, नहीं तो नहीं कमा पाओगे। सर वन क्वेश्चन, जब आप कोई डाउट का आंसर कर रहे हो तो पहले वो सवाल के बार बता दीजिए ताकि सबको डाउट पता चल जाए। सवाल पहले पढ़ रहा हूँ मैं, अब नया नया सीखने दोगे। गर्वेर हाईटेक का फंडामेंटल कैसा है? फंडामेंटल तो मैंने आपको बताया, ठीक है। जो मैंने जैसे पैरामीटर, देखो आपको मेरे को पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैंने देखा, अभी मैंने 6 स्टॉक बताया आपको कि मैं ऐसे देख रहा हूँ, ये अच्छा है तो आप, वो आपका वॉच लिस्ट है। अगर 10 चीज़ें देख रहे हो, 10 में से 2 खराब है, 2 खराब है तो फिर आपको नहीं रखना है ना। वो 10 में से अगर 9 ठीक है तो आपका वॉच लिस्ट स्टॉक है वो। ट्रेडिंग जर्नल, पूर्णिमा कुमारी, मैं ट्रेडिंग जर्नल पे बात करूंगा, ठीक है। आप पूछ रहे हो ट्रेडिंग जर्नल कैसे करते हो। सिमरप्रीत सिंह, प्लीज शेयर द एक्सेल शीट कॉपी फॉर फर्दर लेआउट प्रोसेस प्लीज। कौन सी एक्सेल शीट सिमरप्रीत? अच्छा, जो मैंने अभी प्रेजेंट किया था, कुछ नहीं है भाई, उसमें टिकर लिखा है मैंने, और एनएससी का उसका टिकर है, और बीएससी का कोड है, स्टॉक के नाम है, उसके सामने सेक्टर है, स्क्रीनर पे नीचे सेक्टर दिखता है ना। मैं दिखाता हूँ, रुको। एक्सेल सीट सबको इतना प्यार है ना, क्या करें। अब ये एक्शन कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ से देख के लिखा है, कैपिटल गुड लिखा ना, सेकंड लेवल ऑफ जो है ना वही लेना है तुमको। ये है कैपिटल गुड आ गया। अब किसका पूछो, किसका? जैसे हम लोग दे रहे थे बैंको को देख लो, क्या है इसका सेक्टर, आ गया भाई। ये सेकंड लेवल ऑफ जो है ना वही लेना है, वही सेक्टर है ये जो लिखा है ये। अब खाली एक्सेल पे लिखना है तुमको। अब आ जाओ। थैंक यू सर, प्लीज यार एक्सेल शीट हो गया। सुब्रत, वन टेक्निकल व्यू बिलो 10 में इन TF डे एंड अबव 10 में TFW, विच वन कंसिडर? नहीं, नीचे नहीं लेना है। अब देखो EMA के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करता है ना वो लेना है। नीचे आपको क्या पता उसके बाद और नीचे जाएगा, ऊपर क्लोज होना चाहिए EMA के तब। इनका सवाल ये था कि जो 10 EMA है, 10 EMA के ऊपर क्लोज होने पे स्टॉक को लेना है, नीचे क्लोज होने पे? ऊपर जब क्लोज होता है वहां पे लेना है। मोडोना स्टॉक पे बोलो शॉर्ट टर्म में, मैं बता नहीं पाऊंगा ऐसे। दयानंद, मेरे जैसे बताया प्लीज उसको उसी तरीके से देख लो, है ना। स्टॉक के बारे में प्लीज मत पूछा करो यार। सर मैं 50K से स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत अच्छा निरंजन सिंह, मैं तो कह रहा हूँ और कम कर दो इसको। तुम्हें किसी को भी पैसे नहीं मिलने चाहिए जब तक तुम एनुअल 20% से ज़्यादा रिटर्न कर सकते हो। 1 लाख के ऊपर मत जाओ, क्योंकि उसको 10 लाख दे देंगे तो तुम जीरो ही करने वाले हो, मुझे पता है आप लोगों के एटीट्यूड से। तो इसलिए कम से चालू करो। आप 1 साल कर लो ना, उसके बाद कर लेना, पैसे आ जाएंगे, बना लेना फिर 100-200 करोड़। पहले सीख तो लो। यस वितलकर, लास्ट क्वार्टर में आपने आपके टॉप 10 स्टॉक शेयर कीजिए। मैं नहीं बताऊंगा, लर्निंग के लिए भी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि प्रॉब्लम है वो। क्योंकि मेरा स्टॉक का नाम बोलना लोगों का बाय हो जाता है, वो नहीं चाहिए मुझे, और मैं नहीं चाहता कि सेबी मेरे पीछे पड़े। बड़े बड़े लोग स्टॉक कर रहे हैं, आप क्यों चाह रहे हो? अच्छा एक चीज़ है, मैं अपने पिछले स्टॉक का शेयर इस बार का बता दिया, तो क्या कर रहे हो? वो भी तो टेस्टिंग है। फोर्स मोटर इज ए टेस्टिंग, सिल्चर टेक इज ए टेस्टिंग स्टॉक ना। आप दोनों को टेस्ट कर लो। अब पिछले क्वार्टर का बता दूंगा, उससे पिछले क्वार्टर का बता दो। करना क्या है तुमको, जो लेटेस्ट है उसको करो ना।
प्रीवियसली बताना ना बड़ा ईजी है किसी भी लिए, इसलिए लोग लूटते हैं तुमको कि बता देंगे देखो इस तरह का होता है, ये बाय होता है, इसकी वजह से यहाँ पे बाय हो जाते हैं, सेल हो जाता है, तुम खुश हो जाते हो यार बड़ा अच्छा। पिछला तो कोई भी बता सकता है, तुम 10 स्टॉक का बता दोगे पिछला कि बड़ा अच्छा था, देखो पिछले से कुछ नहीं होता है, आप अभी वाले में लेटेस्ट वाले में ट्रैक करो। ट्रेडिंग व्यू में फ्री वर्जन यूज करते हो? सुमन एम, सर आप ट्रेडिंग व्यू में फ्री वर्जन यूज करते हो? मैं आप लोगों के जो वाला शेयर करता हूँ उस पर करता हूँ, मेरा वो है पेड वाला, बट वो अलग है क्योंकि उसमें काफ़ी कैलकुलेशन एंड वो लिख के रखता हूँ काफ़ी चीज़ें, उसमें कई सारे क्वार्टर का ट्रैक करता रहता हूँ मैं। कुक विद निकिता, सर आपके स्क्रीनर जो ग्रेड वाइज हैं वो कैसे ग्रेड वाइज हैं करें प्लीज़ बताएं, ये समझ नहीं आया मुझे। कुक विद निकिता, अगर आप एक्सेल के बारे में बात कर रहे हो मैंने बता दिया आपको, है ना। सज्जन सिंह, ठीक है, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और क्या है, टैक्स वाला फंडा बताया, वो डिटेल से कैसे चेक कर सकते हैं? टैक्स वाले में अंजुलता त्रिवेदी आप पूछ रहे हो, सर आपने जो टैक्स वाला फंडा बताया वो डिटेल्स से कैसे चेक कर सकते हैं? जो क्वार्टरली आता है ना, ये सारे देखो, ये सारा खेल जो होता है ना टैक्स वाला, वो मार्च में होगा, एनुअल रिपोर्ट में पता चलेगा आपको, है ना, जो एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होता है पता चलेगा उसमें। और या फिर जो लास्ट क्वार्टर का इनका अर्निंग रिलीज आता है ना, वेबसाइट में जाके इनके कंपनी में देखोगे तो अर्निंग रिलीज जो डिटेल वाली होती है, फाइनेंशियल्स नहीं, पूरी डिटेल जिसमें लिखा होता है उसमें पता चल जाएगा आपको। ओके, हो गया, अब सिर्फ 2 मिनट्स और। डुडला और ब्लूजेट हमारे फंडामेंटल क्राइटेरिया पे फेल हुए थे लेकिन उन्होंने अच्छे रिटर्न दिए, तो ऐसे स्टॉक को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? भाई ये कोई नहीं पता कर सकता कि रिजल्ट अच्छे नहीं भाग रहे हैं, तो फिर उसका कोई तरीका लॉजिक नहीं है ना। ब्रूस वेन, इनको जाने दो, 28 में से 10 स्टॉक ढूंढने हैं तुमको, 28 तो चलो मेरे स्क्रीनर पे आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इधर उधर से और देख लिया अगर और स्टॉक भी देख सकते हो ना। पूर्णिमा कुमारी, एटीट्यूड मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखो मैं इस फेज से गुजरा हूं, मैंने भी ऐसे ही सोचा है, मैंने कहा 5 लाख का ना मैं 50 लाख बना दूंगा या 500 करोड़ बना दूंगा, है ना, तो एक्सेल पे ही बनता है, वैसे नहीं बनता है। इसलिए मैं कहता हूं आप 50,000 1 लाख से चालू करो, जब आपको थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ काम कर रहा है। मेरे पे आप क्यों भरोसा कर रहे हो बताओ, कि मैंने बोल दिया तो ये स्टॉक होगा, तो इसी स्ट्रैटेजी पे ही आप अरबपति बन जाओगे? सबको नहीं बना दूंगा मैं, तो आपको सीखना पड़ेगा, है ना। मेरे पे भी नहीं करना है भरोसा, मेरे स्ट्रेटेजी पे क्यों भरोसा करना है? पहले आप टेस्ट तो करो, 4 क्वार्टर करो टेस्ट, फिर लग रहा है कि हाँ भाई ये मेरे मतलब का है, मैं देख सकता हूं, तब आप करोगे ना। मोहित कुमार, व्हेन स्टॉक कम टू 10 EMA देन व्हेन टू एंटर, इट कम क्लोज टू EMA। हाँ, अगर EMA 10 EMA के आसपास आता है, एक ग्रीन कैंडल देता है, यू कैन एंटर, पर अच्छा स्टॉक फंडामेंटली अच्छा होना चाहिए। तूफान, प्लीज आस्क क्वेश्चन एज पर सेबी गाइडलाइन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ, सारे सवाल हो गए, अगर कुछ मिस वगैरह हो गया है तो हम कमेंट्स वाले सेक्शन पे लिख देना, मैं इसको आज अपलोड कर देता हूँ। और आगे हम कोशिश करेंगे कि जो ये लाइव वाला है 1-2 और करेंगे, क्योंकि मोरलेस एक तरह के ही क्वेश्चन आते हैं, तो मैं वीकली 20-25 मिनट्स अराउंड के वीडियोस जो हैं वो मैं डाल दिया करूँगा कि कौन से सेक्टर जो हैं आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से रिलेटेड स्टॉक हैं, और जब रिजल्ट्स आना चालू होंगे ना तो उस टाइम पे जैसे 5-7 कंपनी आ जाते हैं 1-2 वीक में, तो उनका एक बार फंडामेंटल जो है मैं बता दिया करूँगा कि इस तरीके से ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, और उस बेसिस पे आप लोग उसको वो कर सकते हो। ठीक है दयानंद, इसमें है ना, मेरे वाले चैनल पे हैं 3 और लाइव वीडियो पुराने वाले डाले हुए हैं ना, मुझे एडिटिंग वगैरह नहीं आता, जैसे था मैंने ऐसे डाल दिया, देख लेना आप, है ना। हाउ एंड वेयर टू ट्रैक रिजल्ट, सुजीत टंडन, स्क्रीनर पे ही करना है, आप अपना गेट ईमेल वाला उसमें फंक्शन वो कर दो, मेरे किसी लाइव वाले में है, उसमें आप देख लेना, है ना। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं, नेक्स्ट वीक होगा, और अगर ऐसा कुछ बीच में होता है लाइव का नहीं होगा तो हम मेरे वो शॉर्ट वीडियोस आ जाए करेंगे 10-20 मिनट्स वाले। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।